नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विद्याकुल डिफेंस एग्जाम में। जी हाँ, तो आज से जैसा मैंने पहले बताया था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक वाला जाए। तो आज से वो समर जो है वो शुरू हो गया है। आज से वो लड़ाई शुरू हो गई है और आज हम इस क्लास में आपको अपने इतिहास में ले चलेंगे कि हम क्या थे और क्या उससे मैंने या हम सब ने क्या सीखा है, हमारा इतिहास क्या कहता है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास का जो प्राचीन हिस्सा है वो हमारे डिफेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन वहां से आते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, तो उन सवालों की धज्जियां उड़ाएंगे आज हम लोग इस क्लास में। अब आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस क्लास को हम कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक पर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपद, बौद्ध जैन, इन टॉपिक्स पर पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का बेसिक जानेंगे, इतिहास का बेसिक जानेंगे। उनके लिए जिनको इतिहास में थोड़ी सी रुचि कम है या इतिहास उन्होंने कम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक का लगभग सारा ऑपरेशन हो चुका होगा। तो चलिए भारत माता की जय बोलते हुए शुरुआत करते हैं आज के समर का। जी हाँ, चलिए फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हमारे यहाँ जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ या पूरी दुनिया में जो ये सभ्यता का विकास हुआ, किसी भी सभ्यता का विकास किसी नदी के किनारे ही क्यों हुआ? पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि कोई भी सिविलाइजेशन, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे नील नदी घाटी सभ्यता हो, दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी किसी नदी के किनारे ही क्यों डेवलप होती हैं। तो चलिए यहीं से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। जी हाँ, जैसे मानव विकास, सबसे पहले आप बात करें मानव विकास की, तो मानव विकास वैसे इतिहास का कम, विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। ये इतिहास का कम है, विज्ञान का ज्यादा है। तो मानव विकास आप विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये हम जानते हैं कि मानव जो है वो पहले पहले किस रूप में था? मानव पहले कपि के रूप में था। कपि मतलब बानर, ठीक है। अब बानर भाई साहब कपड़े नहीं पहनता, बानर की कोई वर्दी नहीं, जैसे मेरे शरीर पे विद्याकुल की वर्दी है, ऐसे बानर के शरीर में कोई कपड़े नहीं होते। अब ये जो मानव है, पहले का मानव है, बानर है, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं टेक्निकल वर्डों का प्रयोग अभी नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसके प्रति समझ बढ़ जाएगी, तब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आएंगे इसमें। अभी नॉर्मल वर्ड, बानर था। अब ना बानर कपड़े पहनता है, ना उसका कोई घर होता है, वो कहाँ रहता है? वो जंगल में रहता है। अब जंगल में भोजन के लिए मिलने वाला क्या है भाई? जंगल में खाने के लिए या तो फल फूल मिलेगा, या तो फल फूल मिलेगा, या फिर बानर के अतिरिक्त और जो जानवर हैं, जो मांसाहारी हैं, वो शिकार करेंगे और मांस खाएंगे। शिकार करेंगे और मांस खाएंगे, यही दो विकल्प हैं खाने के। लेकिन मानव बानर का पूर्वज, बानर मानव का पूर्वज है, तो धीरे धीरे अकल आती गई, जैसी आवश्यकता वैसे डेवलपमेंट हुआ। सिंपल सी भाषा में कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी, भाई बारिश हुई तो कभी पेड़ों की छांव में गए, तो कभी गुफा में जाने का मौका मिला। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने आवास की व्यवस्था की, घर बनाना शुरू किया, ठीक है। और भोजन के लिए इन्होंने, जो शाकाहारी लोग हैं, भोजन के लिए इन्होंने अनाज पैदा करना शुरू किया, जब उन्हें कृषि का ज्ञान हुआ नवपाषाण काल में, ठीक है। तो मानो सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और अब यहां पर दो चीजें आपको नजर आ रही फिल्टर होकर के, कि एक उसे रहने को घर चाहिए और खाने को भोजन चाहिए। अभी फिलहाल कपड़ों की जरूरत नहीं है, कपड़े भी मिलेंगे, ठहर जाइए, थोड़ी देर ठहरिए, कपड़े भी पहना देंगे, ठीक है। तो अब ये आवास और घर, ये दोनों चीजें उसे कहां मिलेंगी? चलिए, आवास और भोजन, सॉरी,
आवास और घर नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भोजन की। भोजन के लिए क्या करना है? भोजन के लिए कृषि करना है, खेती करना है। खेती कहाँ होती है? पहाड़ों पर होगी, जंगल में होगी, ग्लेशियर में होगी? नहीं, खेती के लिए चाहिए समतल मैदान। क्या चाहिए? समतल मैदान चाहिए दोस्त। और दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है खेती की, वो है पानी। वो क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब ये समतल मैदान और पानी, ये दोस्त कमेंट करके बता दो कहां मिलेगा। जल्दी से आप सभी का कमेंट आना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले आप बताएं कि ये समतल मैदान और पानी ये कहां मिलने वाला है। मेरे घर पे है, आपके घर पे भी होगा, और आप दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। हम दोनों लोग रहते हैं या तो किसी शहर में या तो किसी गांव में। ये दोनों चीज मिलती है ज्यादातर नदी के किनारे। कहां मिलेगी? नदी के किनारे मिलेगी। यही वजह है कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, नील नदी घाटी सभ्यता, चाहे वो दजला फरात की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सारी की सारी सभ्यताएं कहां डेवलप हुई? नदी के किनारे। आपको इस प्रश्न का आंसर मिला कि दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी के किनारे क्यों डेवलप हुई? क्योंकि नदी के किनारे उन्हें मिला समतल मैदान और पानी। ये दोनों चीजें आवश्यक है कृषि के लिए। अब दूसरी आवश्यकता थी उनका मकान, आवास भी चाहिए था। भाई रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला, ऐसा नहीं चलेगा। रहने को घर भी चाहिए। तो रहने को अगर घर चाहिए, मकान इन द सेंस ऑफ घर, तो घर बनाने के लिए उस समय भाई साहब वो आरसीसी वाली, आरबीसी वाली छत नहीं पड़ती थी। तो पहले इन्होंने कंदरा में रहना शुरू किया। कंदरा मतलब गुफा में, ठीक है, केव, गुफा में रहना शुरू किया। गुफा से धीरे धीरे गर्तावास में आए, जमीन के नीचे गड्ढा बना के ऊपर से ढक के रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है उसके बाद ये गर्तावास में आए, मतलब जमीन के नीचे गड्ढा बना के रहना शुरू किया। फिर उन्होंने घर डेवलप किया, और घर बनाने के लिए फिर इन्हें समतल जगह ही चाहिए थी। तो फाइनली दुनिया की कोई सभ्यता नदी के किनारे इसलिए डेवलप हुई क्योंकि उसे रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन, ये दोनों चीजें नदी के किनारे उपलब्ध मिली। अब आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं अपनी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे सिंध सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो मूल प्रश्न यह है कि ये 3 नाम क्यों? तो सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सिंध के रहने वाले हैं और सिंध के क्षेत्र में ये सभ्यता डेवलप हुई है, इसलिए ये सिंध सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, मैक्स मुलर महोदय ने इसे कहा क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है। कहां हुआ है इसका विकास? इसका विकास हुआ है दोस्त सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। जी हां, उसकी जो सहायक नदी इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब अगला नाम हड़प्पा सभ्यता। किसी भी सिविलाइजेशन में दोस्त जो स्थल खोजे जाते हैं, जो जगह खोजी जाती है, सिविलाइजेशन की जब खोज शुरू होती है तो जो पहली साइट खोजी जाती है, हड़प्पा इस सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। टोटल 1401 साइट खोजी गई हैं, लेकिन जो पहली साइट है वो है हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है। फिलहाल इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो हड़प्पा इसका पहला शहर था। 6 प्रमुख शहरों में हड़प्पा पहला शहर है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहलाता है। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल आयुष, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर एंड पीके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए पानी में इधर ही रख लेता हूं यार, फटाफट जल्दी से एक बार भाई शेयर वेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए उसके। अरे यार, चले
ठीक है, आ जाओ फटाफट। तो ये 3 नाम कंफर्म हुए कि 3 नाम क्यों थे। अब आगे बढ़ते हैं कि इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये कब से कब तक रही और कैसी सभ्यता थी। तो ये सभ्यता दोस्त एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये पूरी प्लान्ड सिविलाइजेशन है, नगरी सभ्यता है और साथ साथ नियोजित है, मतलब इसे प्लान करके बसाया गया है। भाई बहुत ठोकर खाने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्लान करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जंगल वगैरह में रहते रहते इतनी ठोकरें इन्हें मिल चुकी थी कि इन्होंने प्रॉपरली एक शहर बसाया, एक क्या कई शहर बसाए। टोटल 1401 साइट मिलेंगी जिसमें 6 महानगर मिलेंगे, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। नगरीय सभ्यता थी और नियोजित सभ्यता थी। तो किस टाइम पीरियड में यह सभ्यता डेवलप हुई, तो भाई इतिहासकार हैं, उनका अपना अपना विचार है कि वो जो है क्या बताते हैं, उनका अपना गेस करने का तरीका होता है। वहां से जो बर्तन मिले, वहां से जो सामान मिले, उस आधार पर जो है उन्होंने जो है डिस्कस किया। लेकिन किसी भी सभ्यता को जज करने का, उसका टाइम पीरियड नापने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है C14, जिसे आप कार्बन डेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें तो ये सभ्यता लगभग 2300 BC से 1700 BC की है। कब की है ये? 2300 BC से 1700 BC के आसपास की है। 1750 BC के आसपास इस सभ्यता का समापन हो गया। ये सभ्यता एंड कर गई। क्यों एंड की, कैसे एंड की, डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हुआ। तो फिलहाल किसी भी वजह से इस सभ्यता का, कुछ लोग कहते हैं आर्यों ने अटैक करके पूरी सभ्यता को फिनिश कर दिया, तो कोई ना कोई वजह थी इसकी जो है। लेकिन ये सभ्यता 1750 में लगभग एंड हो गई पूरी तरह, और ये C14 द्वारा जो है चेक्ड है। इसके लिए मतलब कार्बन पद्धति के द्वारा चेक है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से चेक की गई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि सभ्यता में 6 महानगर मिले हैं, कितने? 6 महानगर, और टोटल 1401 स्थल मिले हैं। इन 1401 स्थल में 917 साइट जो है ये भारत में मिली है। कहाँ? 917 भारत में। 481 स्थल जो है ये पाकिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। और 3 स्थल जो है ये अफगानिस्तान में मिले हैं। कहां पर? अफगानिस्तान। तो जोड़िए, लगभग 7 3 10 1 11 8 1 9 1 10 9 4 13 1 14 1401 स्थल हो गए। ये 1401 स्थल मिले। इसको आप देखिए, इसका विस्तार देखते हैं तो किसी भी सभ्यता का विस्तार देखने के लिए डायमेंशन निकालते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। तो ये 4 सबसे दूर दूर वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जब हम पूरब में चलते हैं, ईस्ट में या उत्तर में चलते हैं, सबसे पहले उत्तर से ही निकालते हैं। उत्तर में आपको मिलेगा मांडा। मांडा ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब दक्षिण में आ जाइए। दक्षिण में ये जगह है दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? सॉरी दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। ये दैमाबाद कहां पर है? ये दैमाबाद है दोस्त महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब वही मुंबई वाला महाराष्ट्र, जी हाँ, वही शिवाजी वाला महाराष्ट्र जी। तो ये उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद। अब चलिए पूरब की तरफ चलते हैं। तो पूरब में ये बिंदु है आलमगीरपुर। कहां है ये? आलम, सिर्फ आलम ही लिखूंगा। ये आलमगीरपुर है दोस्त, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास। ये देखिए मेरठ नीचे लिखा हुआ है। अब आ जाइए पश्चिम में। तो पश्चिम में है, सॉरी जी हाँ, वेस्ट में। तो ये से कहते हैं सुतका गैंडोर। क्या कहेंगे? सुतका गैंडोर इसका
पश्चिमी स्थल है। और ये सुतका गैंडोर है कहां? ये सुतका गैंडोर है बलूचिस्तान में। कहां पर है? बलूचिस्तान। यहां अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चार के चारों डायमेंशन बना हुआ है। हड़प्पा की सीमाएं, मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा, महाराष्ट्र दैमाबाद दक्षिणी सीमा, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान ये पश्चिमी सीमा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बॉर्डर्स हैं। क्या हैं? बॉर्डर्स हैं। अभी सारी बातें डिस्कस करेंगे दोस्त, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस भरोसा रखिए, क्योंकि विद्याकुल अपने कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे। अब मुद्दा ये है कि भैया हमने आपको बताया सर जी 1401 साइट हैं। अब आप कहेंगे सर 1401 साइट हम पढ़ेंगे कैसे? याद करना संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि सर पर उतना ही बोझ उठाओ दोस्त जितना लेके कुछ कदम चल पाओ, तो ये संभव नहीं है। अब आते हैं कि हम सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन साइट्स के डिस्कस कर लें। तो मैंने आपसे बताया था कि जो पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा, ये हड़प्पा कहां पर है? ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा था इसे? इसे खोजा था दयाराम शाहनी ने। तो ये तीन चीजें आपको परफेक्ट याद होने चाहिए। और ये सारा का सारा खोजबीन जो हो रहा है गुरु ना, ये जो सारा का सारा खोजबीन हो रहा है, इसके डायरेक्टर, इसके निदेशक कौन थे? उनका नाम नोट कर लीजिए। इसके निदेशक थे मिस्टर मार्शल महोदय। जी हां, मार्शल के निर्देशन में दयाराम शाहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा और ये पहली साइट थी। यही वजह है कि इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नहीं यार, इतने सवेरे सवेरे कोई खाना खाता है? ठीक है, अभी तो चाय पीने का मतलब दौर है। ठीक है, चलिए अभी होली का खाया हुआ वो अभी है अंदर, वो मतलब अभी अपनी ऊर्जा बनाए हुए। और वैसे भी एनडीए के लोग खाना कम खाते हैं, लड़ाइयां ज्यादा लड़ते हैं। तो लड़ो और लड़बो तो जीतबो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी साइड जो खोजी गई ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे एक फिल्म भी बनी थी कि कैसे बाढ़ आई, कैसे वो ऋतिक रोशन शायद थे इसके एक्टर। तो मोहनजोदड़ो उसका नाम था। 1922 में ये सभ्यता खोजी गई और इसे खोजा था आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, चन्हूदड़ो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एनजी मजुमदार साहब ने खोजा था। कब खोजा था? 1931 में खोजा था। लोथल बहुत फेमस है, कारण कि ये बंदरगाह नगर है। यहां पर उस जमाने में गुरु स्टीमर चला करते थे, उस जमाने में नाव चला करती थी, तब जब मानव सभ्यता का पता ही नहीं था कैसे कैसे डेवलप हुई है। लोथल ये कहां पर है? ये गुजरात, भारत में है, ये गुजरात में है। और एस.आर. राव साहब ने खोजा था 1957 में। कालीबंगा, कालीबंगा जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब चूड़ियां पहन के बॉर्डर पे मत जाना, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, चलो कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां 1953 पे, जी हाँ, अमलानंद घोष महोदय ने खोजा था। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। बनावली, जी हाँ बनावली 1973 में एस.आर. बिस्ट ने खोजा। धौलावीरा 1990-91 में जेपी जोशी ने खोजा। रोपड़ 1953 में बीबीलाल, ठीक है। और सुतका गैंडोर, वही सुतका गैंडोर जो बलूचिस्तान में है दोस्त, इसे आर.एल. स्टाइन महोदय ने खोजा गया है। किसके द्वारा? जी हाँ, आर.एस. बिस्ट, जेपी जोशी, बीबी लाल और आर.एल. स्टाइन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके जीवन में लाने वाले हैं बवाल, थोड़ा सा इसका आंसर करिए तो जल्दी जल्दी फटाफट सारे के सारे लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां सीप की वस्तुएं बनाने के विशिष्ट केंद्र थे? इसे बनावली मैंने बताया, तो बनावली मतलब कालीबंगा, कालीबंगा मैंने बताया काले रंग की चूड़ियां। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोथल, बालाकोट, आमरी और कोटजीजी स्थल में से एक जगह ऐसी है जहां पर
क्या मिला है? सीप की वस्तुएं बनाने के साक्ष्य। वो जगह कौन सी है? फटाक से आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर मिलना चाहिए। फटाफट कोशिश तो कर सकते हो भाई, आंसर कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए तो इसका आंसर बहुत लोग बता रहे हैं, कोट दीजिए। फाइनली इसका करेक्ट आंसर है दोस्त बालाकोट। कहां पर? बालाकोट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ एक स्थल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में? जल्दी से, गोलाकार या चौकोर? जी हाँ, मेहरगढ़ में गोलाकार या चौकोर, आयताकार या गोलाकार, त्रिकोणी या गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार? तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये मेहरगढ़ है कहां? तो मेहरगढ़ दोस्त है पाकिस्तान में। कहां पर है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। जी हां, मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। तो मेहरगढ़ में गोलाकार या चौकोर, आयताकार या गोलाकार, त्रिकोण या गोलाकार नहीं, बल्कि कैसा स्थल मिला है? वर्गाकार या आयताकार स्थल मिला है। इस मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो है यहां पर मेहरगढ़ स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां पर है? बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहां के जो आवास बने हुए हैं, कौन से? जो आवास बने हुए हैं, जो घर बनाए गए हैं, या तो वर्गाकार बनाए गए हैं या फिर वो आयताकार बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी भारत में वर्तमान में कहां से सोना लाते थे? भैया भारत में आज सोना एक ही जगह से मिलता है, वो बता दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो तमिलनाडु में आपको और केरल में यहां मिल जाएगा नारियल। ठीक है, यहाँ सोना नहीं मिलने वाला। तेलंगाना एक लैंड लॉक्ड स्टेट करंट में कन्वर्ट हो गया है, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे तंबाकू बहुत ज्यादा पैदा होता था। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्त होगा कर्नाटक। कर्नाटक वर्तमान समय में दक्षिण भारत का एक राज्य है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेसिकली विदेश व्यापार भी करते थे और आंतरिक व्यापार भी करते थे। विदेश व्यापार में ये ईरान, इराक तक से सोना उठाते थे और आंतरिक व्यापार में ये कर्नाटक से सोना ले आते थे। कहां से लाते सोना? कर्नाटक में। कोलार की खान केजीएफ देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में औजार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो सबसे पहले आपको यह बता दें, लोहा जो है आपको मिला है 1000 BC में। यह समय है उत्तर वैदिक काल का। कौन सा समय है ये उत्तर वैदिक काल में मिला। तो कम से कम लोहा काट दीजिए, एलिमिनेट करने की निंजा टेक्निक भी सीखिए कि लोहा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोगों का आंसर लोहा ही आ रहा है, मैंने लोहा बाहर कर दिया। ठीक है, रेस से लोहा बाहर है। अब बताइए, सामान्य से बुद्धि लगाइए, भैया सोना और चांदी ये गहने के रूप में इस्तेमाल किया जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो चांदी और सोना भी एलिमिनेट अगर हो गया तो एक ही बचा कॉपर। जी हां, तो किसके? कॉपर, मतलब तांबे के हथियार यहां पर बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था। चलिए, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन शहरों को खोजा है, जिन्होंने नगरों को खोजा है, आपके जो 1401 नगर खोजे गए, इनमें इनका कहना है हड़प्पा के शहरों में मैक्सिमम पश्चिम का हिस्सा, पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा क्या था? छोटा था। छोटा था और दूसरा क्या था? ऊंचा था, इसके रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा के शहरों को जान लीजिए। हड़प्पा के शहर कई टुकड़ों में बटे हुए होते थे। यहां पर कुछ ऐसा स्थल था जहां पर दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग इन द सेंस ऑफ फोर्ट, फोर्ट इन द सेंस ऑफ किला, जहां पर शासन करने वाली संस्था, मतलब राजा जैसे लोग या उस समय उस संस्था को चलाने वाले व्यापारी जैसे लोग रहा करते थे। शेष आगे नगर हुआ करता था, नगर जहां सामान्य लोग रहा करते थे। तो आप बताइए, ये गढ़ आंसर होगा
ओलिम्प आंसर होगा, निचला शहर आंसर होगा, या कोलोसिस आंसर होगा आपका? जल्दी से। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है गढ़, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में जेडाइट पत्थर पाया गया? जेडाइट पत्थर एक बहुत कीमती पत्थर है और इसका इस्तेमाल जैसे आज हम लोग पन्ना, हीरा, इस टाइप की चीजें फैशन के तौर पर या आवश्यकता के तौर पर पहनते हैं। सर एनडीए का फॉर्म कब भरा जाता है? भाई एनडीए की परीक्षा साल भर में 2 बार होती है। एक फॉर्म भरा जा चुका है जिसका एग्जाम 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल के बाद अगला नोटिफिकेशन आएगा। तैयार रहिएगा अपने तर्कस के तीर लेकर के। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें जेडाइट पत्थर पाया गया था? मेहरगढ़, हलूर, महागरा या दाऊजली हैंडिंग? क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दाऊजली हैंडिंग विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? तो भारत में इसका विस्तार मैंने कैसे बताया? भारत में इसका विस्तार मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, और यहां पर बढ़िए तो यहां पाकिस्तान चले जाएंगे, बलूचिस्तान। अब यहां से ये सभ्यता का विस्तार इस प्रकार का ट्रायंगल बनाता है। तो यहां पर यूपी से जम्मू कश्मीर जाएंगे तो दोस्त यहां पड़ेगा हरियाणा, यहां पड़े सॉरी यहां पड़ेगा हरियाणा, हरियाणा अंदर आ गया। यहां पड़ जाएगा आपका राजस्थान, ये भी आ गया, गुजरात भी यही मिल जाएगा। लेकिन ये जो उत्तराखंड है वो यहां पड़ेगा। कौन सी जगह? उत्तराखंड। अगर मैप से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये उत्तराखंड में कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो यहां पर नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? यस, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो कैसा है? सबसे पहले ये जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? मातृसत्ता, मतलब माँ जो है वो परिवार की मुखिया है, वो परिवार की प्रमुख है, पिता नहीं, याद रखिएगा। अब अगर किसी परिवार की मुखिया माँ होगी तो नो डाउट वो समाज कैसा होगा? वो समाज महिला प्रधान समाज होगा, महिला की सत्ता वाला समाज होगा। तो यहां पर महिलाएं जब सत्ता में हैं तो जरूरी है कि नो डाउट पर्दा उस समय भी था, पर्दा आज भी है, तो पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ये दोनों ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, रहने के लिए जो आवास बनाए इन्होंने, रहने के लिए जो आवास बनाए इन्होंने, आवास इन्होंने 2 चीजों से बनाए। एक तो कच्ची मिट्टी के ईंट भी प्रयोग हुए और दूसरे पक्की मिट्टी के ईंट भी प्रयोग हुए। तो आग में पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन या ईंट मिले हैं इन्हें क्या कहा गया है? टेराकोटा। तो इसलिए ए और बी, ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर। ये दोनों आंसर सही होंगे। तो ये तो थी दोस्त इंडस वैली सिविलाइजेशन की बातें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? चलिए फटाक से आंसर करें, जल्दी से, तेजी से आंसर आना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम कालीबंगा की। कालीबंगा कहाँ है? ठीक है, लोथल कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है? तो आपको मैंने बताया है भारत में टोटल 917 स्थल मिले हैं और इन 917 स्थल में लगभग 130 स्थल जो है अकेले गुजरात में मिले हैं। गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट मिली है, सर्वाधिक। तो लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों गुजरात में हैं। अब आपसे पूछा गया है हरियाणा में है, तो 50% विकल्प मैंने आपके मैदान से बाहर कर दिए। लोथल एक बंदरगाह नगर है जो गुजरात में है, धौलावीरा एक गुजरात की इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। अब लड़ाई कालीबंगा और राखीगढ़ी में। फटाक से आंसर करिए, कालीबंगा और राखीगढ़ी, कालीबंगा और राखीगढ़ी। चलिए जल्दी से।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर है राखीगढ़ी, क्योंकि कालीबंगा जो है ये मिल जाएगा आपको राजस्थान में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? राखीगढ़ी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलते हैं, आखिरी सवाल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसके बाद हम वैदिक पे चर्चा करेंगे। हड़प्पा का स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? अब बताने की यार कोई जरूरत ही नहीं, इसमें पीछे ही तो बताया है। चलिए बढ़िए अगले सवाल पर। वैदिक काल, सबसे पहले वैदिक काल की चर्चा करते हैं, वैदिक काल के बारे में एक आइडिया लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि 1750 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व बीसी जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हो गई समाप्त। क्यों समाप्त हो गई? या तो यहां पर बाढ़ आई, ठीक है, या तो यहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ, या तो आर्यों ने हमला कर दिया। ठीक, आर्य मतलब किसी दूसरे देश से आए हुए लोग माने जाते हैं, कुछ कहते हैं भारत के रहने वाले। भाई जिनके बारे में डिटेल नहीं पता उनके बारे में अनुमान ही लगाएंगे ना। चलिए सर मैं मैथ से हूं और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट? रवि कुमार। भाई देखो, आपको मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जनरल स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी। ये 3 सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज में आपको आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा रोल मैथ का होता है इंडिया के एग्जाम में, साथ साथ इंग्लिश का होता है, और जीएस का भी रोल प्रॉपर है, ऐसा नहीं जीएस का रोल नहीं है, जीएस का भी रोल प्रॉपर है। तो मैथ, इंग्लिश और जनरल स्टडी, ये 3 चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता फिनिश होती है। कारण या तो बाढ़ रहा, या तो क्लाइमेट चेंज रहा, या फिर आर्यों का आक्रमण रहा, अटैक ऑफ आर्यन। यस, मुद्दा है कि ये आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती कहां से है? तो इस वैदिक काल की वैदिक काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। इसीलिए इस टेन्योर को हम वैदिक टेन्योर कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और ये वैदिक सभ्यता, ठीक है, आर्यों के द्वारा डेवलप की गई, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। या तो इसे वैदिक सिविलाइजेशन कहेंगे या फिर आर्य सिविलाइजेशन कहेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जानकारी इसकी वेदों से मिलती है, और आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग आर्य थे। तो फटाफट एक बार शेयर तो कर ही दो यार, जल्दी से, थोड़ा दम लगाओ, थोड़ी ताकत लगाओ। दोस्त, इतिहास के सेक्शन से 15 सवाल के आसपास, कभी 12, कभी 13, कभी 15, कभी 17, ठीक है। मुकेश कुमार, इतिहास से लगभग 15-16 सवाल आते हैं। चिंता नहीं करो यार, जो सवाल मैं यहां करा रहा हूं, अगर इन सवालों पर अपनी पकड़ आपने बना ली तो वो सवाल हिट हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं, ठीक है, ये मैं चैलेंज करता हूं। जो सवाल यहां मैं करा रहा हूं, अगर इन सवालों पर आपने अपनी पकड़ बना ली तो आपका एग्जाम हिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वेदों के द्वारा जानी गई, इसीलिए वैदिक सभ्यता, आर्यों ने बसाया था, इसीलिए आर्यन सिविलाइजेशन। अब मुद्दा ये है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो जब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें तमाम चेंजेस दिखाई देते हैं, इसमें तमाम चेंजेस दिखाई देते हैं, तमाम परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो जब बात हम वैदिक की करें तो वैदिक सभ्यता में तमाम परिवर्तन, चेंज दिखाई देता है। चेंज कैसे दिखाई देता है? मैंने बताया 1750 में खत्म हुई सिंधु सभ्यता। इसके एक लंबे टेन्योर तक कुछ पता ही नहीं, इतिहास ब्लैंक, खाली, कोई जानकारी नहीं। इस सभ्यता के में परिवर्तन कहां से दिखाई देगा? 1000 बीसी के आसपास। तो 1000 बीसी के पहले और 1000 बीसी के बाद, इसे हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं क्योंकि यहां से चेंज दिखाई दे रहा है। चेंज कैसा है वो बताते हैं।
1000 बीसी के पहले 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का जो टेन्योर है इसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक टेन्योर। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक। क्योंकि ये जो टेन्योर है, ये जो समय है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए ये टेन्योर कैसा है? 1500 बीसी से 1000 बीसी का टेन्योर कैसा है? ये ऋग्वैदिक टेन्योर है। अब 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो टेन्योर है ये कहलाता है उत्तर वैदिक टेन्योर। क्यों? क्योंकि ये जो जानकारी है ये ऋग्वेद के बाद की है, मतलब वैदिक काल के समापन का समय आ रहा है यहां पे। अब यहां पर देखिए परिवर्तन, मैंने कहा ना कि परिवर्तन देखने को मिलता है। वो परिवर्तन कैसा है? वो परिवर्तन देखने को मिलता है पूजा की पद्धति में। पूजा की पद्धति में, समाज के आकार में, ठीक है, परंपराओं में। किसमें? परंपरा जी हाँ, परंपराओं में, महिलाओं की स्थिति में। किसमें? महिलाओं की स्थिति में। अब देखिए कैसा परिवर्तन है। यहां पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिला, जो ऋग्वेद का टेन्योर है 1500 से 1000 के बीच में, 1500 से 1000 बीसी के बीच में, यहां पर ईश्वर को याद किया जाता था, स्तुति की जाती थी, पूजा किया जाता था, कर्मकांड नहीं थे। लेकिन 1000 बीसी के बाद ढेर सारे कर्मकांड प्रचलित हुए कि गाय मर गई, गौ हत्या लगेगी, सोने की गाय बनवा के दान करिए, इस प्रकार की चीजें आई। ठीक, अब आ जाइए समाज का आकार। समाज जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। यहां पर वर्ण कैसे निर्धारित होता था? कर्म के आधार पर, कि भैया अगर आप शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं? ब्राह्मण हैं। अगर आप रक्षा का काम कर रहे हैं, एनडीए में हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। और अगर आप उत्पादन का काम कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। और अगर आप सेवा का काम कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कार्य पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप लेती है और वो जन्म पर आधारित हो गई। यहां पर वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। कि कितनो बढ़िया मास्टर हो, कितनो बढ़िया पढ़ाते हो, कितना भी अच्छा आप पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय ही कहलाएंगे, पेशा चाहे जो अपनाइए। जी हाँ। इसके बाद समाज के आकार, परंपरा। जी हां, परंपरा। महिला की स्थिति अच्छी थी, महिला वेद के मंत्रों की रचनाकार थी, उसकी स्थिति खराब होती शुरू हो गई। जी हां, तो परंपराओं में परिवर्तन आया। महिला की स्थिति उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिर गई, कम हो गई। परिवार की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी समाप्त कर दी गई। चलिए बात करते हैं इसके आगे। जी, तो यहां पे जो टेन्योर डिसाइड किया, ऋग्वैदिक टेन्योर, जानकारी ऋग्वेद से मिलती है 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक टेन्योर 1000 बीसी से 600 बीसी। परिवर्तन के आधार पर इसे विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसी चरण में हम बात करेंगे वैदिक साहित्य। तो यहां इस इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? लिटरेचर से, साहित्य से। साहित्य में हम 4 वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद कैसे थे? ये वेद श्रुति परंपरा के थे। किसके थे? श्रुति परंपरा, श्रुति ज्ञान पर आधारित। ठीक है, कैसे? मैंने आपको बताया, आपने अगली पीढ़ी को बताया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को बताया। तो ये वैदिक ज्ञान जो था वो लिसनिंग नॉलेज था, श्रुति परंपरा पर आधारित था। लेकिन इस श्रुति ज्ञान को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, इसे संकलित किया गया। इसका संकलन किसने किया? इसका संकलन किया वेद व्यास महोदय ने। जी हां, उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैतायन था। क्या नाम था? कृष्ण द्वैतायन।
कृष्ण द्वैतायन इनका वास्तविक नाम था। कृष्ण द्वैतायन को ही वेदों का संकलन करने के कारण वेद व्यास कहा गया। इन्होंने इन श्रुति ज्ञान के आधार पर आधारित इन 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका किया संकलन। ठीक है, इनका किया संकलन, इसलिए वेद व्यास कहलाए। अथर्ववेद की रचना की गई। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। किसने की है? अथर्वा ऋषि महोदय ने अथर्ववेद की रचना की है। एक एक वेद पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद। जी हाँ, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, पहली बात। ठीक, इसको आप बांटेंगे तो ये 10 मंडलों में बटा है। जैसे कोनो किताब खरीदते हैं हम, तो उस किताब में कई चैप्टर होते हैं, तो मंडल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए इस वेद में 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में कई पैराग्राफ होते हैं, तो इसमें 1028 सूक्त हैं, इसे आप पैराग्राफ मान लीजिए। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, और उनमें ढेर सारे मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? ऋचा का मतलब है, ऋचा का मतलब है मंत्र। 10,552 मंत्र हैं, इन मंत्रों को ऋचा कहा गया है। ठीक, इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए लोग ईश्वर को याद करते थे, स्तोत्र करते थे, स्तुति करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे। जी हाँ, बिल्कुल रवि कुमार, आप उसकी भी चिंता मत करिए। जिंदगी की हर चुनौती बड़ी कठिन होती है। ठीक है, जिंदगी की हर चुनौती। हाँ, आयुष श्रीवास्तव 1750 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के इतिहास के विषय में इतिहास मौन है, क्योंकि इसकी जानकारी ना किसी आर्कियोलॉजी सोर्स से मिलती है, ना किसी लिटरेचर से मिलती है। आयुष श्रीवास्तव, तो जब इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहां और डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम इसे खोज पाते हैं। ठीक है, तब आप इसे और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो हम NDA 1 पे उन बताए ना कि सिर्फ निशाना लगा के ही गोली मार रहे हैं। ऐसे होता तो बिना निशाना लगाए ट्रिगर दबा देते, 2-4 गोलियां बर्बाद हो जाती। वक्त कम है, समय कम है, ठीक है, काम ज्यादा है, तो सेलेक्टिव चलता है। ठीक है, चलिए 1750 से 1500 का इतिहास, आयुष श्रीवास्तव, डार्क एरा है वो, नहीं मिलता उसका साक्ष्य। ठीक है, चलिए 10,552 ऋचाएं हैं, और मैंने बताया जो 1028 सूक्त हैं उसमें से 1017 सूक्त सकल हैं, 11 सूक्त बालखिल्य सूक्त हैं। बालखिल्य सूक्त का मतलब जान लीजिए, इसका मतलब है बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, पहले 1017 थे, बाद में इसमें थोड़ा सा एडिशन और हुआ, थोड़ा सा जुड़ाव और हुआ। ठीक है, तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद बात करें यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद बेसिकली अपने कर्मकांड के लिए जाना जाता है। कर्मकांड, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा वर्णन है वो है यज्ञ की विधाओं का। यज्ञ की विधा, कैसे आपको यज्ञ करना है, कौन कौन से यज्ञ होंगे वो आपने सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ। ठीक है, इसी में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं है और राजा बन जाता है तो उसे एक यज्ञ करना होगा जिसका नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। जी हाँ, वो अब मंत्र सुना होगा ना, हिरण्यगर्भस्य भूतस्य चाता पतिरेक आशीष, तो कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। ये यज्ञ की विधाओं का वर्णन किया गया है। इस वेद की खासियत है ये गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। कविता के रूप में, मंत्र के रूप में भी पढ़ेंगे, और इसे ऐसे नॉर्मल तरीके से भी जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे संस्कृत में है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, किस भाषा में? संस्कृत में। इसके 2 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद।
आगे बढ़िए, आगे बात करेंगे हम सामवेद का। तो सामवेद पूरी दुनिया में संगीत का सबसे पुराना, संगीत का ये सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। किसका? म्यूजिक का। सारेगामापा यहीं से मिलेगा आपको। तो यज्ञ के अवसर पर भाई अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ पूजा पाठ जब होता है तो महिलाएं बैठ के या पुरुष भी बैठ के कुछ गायन करते हैं। वो लोक गीत होते हैं। कौन से गीत होते हैं? वो लोक गीत होते हैं। अलग अलग एरिया में जो लोकगीत प्रचलित हैं उन्हें गाया जाता है। लेकिन जिस समय हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो जब यज्ञ किया जाता था ब्राह्मण के द्वारा तो उसके साथ साथ वहां पर मंत्रों का गायन भी होता था। और उन मंत्रों का गायन जो है सामवेद के मंत्रों द्वारा किया जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला जो व्यक्ति होता था, जो पुरोहित होता था, वो उद्गाता कहलाता था। ठीक है, मंत्रों को गाने वाला जो व्यक्ति होता था, जो पुरोहित होता था, वो उद्गाता कहलाता था। तो संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना लिटरेचर है यह म्यूजिक का। अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद अपने किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, विज्ञान, चिकित्सा। विज्ञान के साथ साथ इसमें बहुत ढेर सारी बीमारियां और बहुत ढेर सारा इलाज बताया गया है। तो इसकी रचना की गई है ऋषि अथर्वा के द्वारा। इसकी रचना की गई है ऋषि अथर्वा ऋषि के द्वारा। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है। ये जो वेद है आपका अथर्ववेद, इसमें 20 चैप्टर हैं। उसे आप 20 कांड कहिए। अलग अलग वेदों में अलग अलग व्यवस्था। 20 कांड हैं, 730 सूक्त है और 5987 मंत्र हैं। याद रखिएगा, किसी भी सूक्त में, किसी भी सूक्त में कम से कम 3 मंत्र का होना जरूरी है। 3 मंत्र होना चाहिए। अगर 3 मंत्र से कम है तो सूक्त नहीं बनेगा। किसी एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होना ही चाहिए। तो इसमें 5987 मंत्र, 730 सूक्त और 20 चैप्टर, 20 कांड हैं। ठीक है, ये आपका अथर्ववेद हो गया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब कुछ सवालों की। तो चलिए उससे जुड़े हुए सवाल की बात करें। अगुण भक्ति परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जैक्ट 2018-19 में कब पूछा गया? ये 2018-19 का सवाल है। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाक से आंसर करिए कि अगुण भक्ति परंपरा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, सगुण भक्ति परंपरा विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु, उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। तो आपको बताएं, भक्ति परंपरा में 2 शाखाएं थी। एक है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा ये मूर्ति पूजा किया करती है। निर्गुण भक्ति शाखा जो है ये निराकार ब्रह्म की पूजा करती है। तो प्रश्न में है सगुण भक्ति शाखा विशिष्ट देवता राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, इनकी उपासना करती है। ठीक, तो बात पहली बिल्कुल सही है। दूसरा, सगुण भक्ति परंपरा में देवी और देवताओं की अवधारणा मानवाकृत, मानव रूपी किया गया है। तो ज्यादातर तो भगवान, हमारे भगवान या देवता मानव मतलब पुरुष या स्त्री के रूप में ही होते हैं। तो यहां पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे आइए, हस्तायुर्वेद। भाई 4 वेद आपने पढ़ा ना, एक 5वां वेद भी पढ़ लीजिए, हस्तायुर्वेद। तो ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई ये किताब है जो कि अथर्ववेद से निकली हुई है। जी हाँ, तो अथर्ववेद पर आधारित है। तो हस्तायुर्वेद के रचयिता इनमें से कौन हैं? ठीक है, पालकाप्य हैं, बागभट्ट हैं, सुश्रुत हैं या चरक हैं? ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो एनडीए में पूछा गया है। जी हाँ, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है
6th 7th 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करिए, पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा, शुरुआत यहीं से करिए, ठीक है। कॉमन सबसे बेहतरीन किताब है, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी अपने मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाने की कोशिश करता है या वहीं से बनाता ही है। सर अगर ये बुक हम लोगों को पढ़ना है तो एनडीए लवर, भाई ये बहुत पुरानी किताब है और ये किताब तो नहीं मिलेगी, हाँ इसकी कॉपी मिल जाएगी, नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया है। चलिए बताएं, हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? हस्तायुर्वेद लिखा गया है दोस्त ये पाल काप्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पाल काप्य के द्वारा। फटाक से आंसर करिए अगले सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके लिए है कि भारत जनजाति के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जनजाति का सबसे पहले उल्लेख किया गया है? भाई भारत, भारत के कई नाम हैं। भारत को आर्यावर्त कहा जाता है, सॉरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। भारत को हिंदुस्तान क्रम से लिखते हैं तब मजा आएगा इसे सबको जाने में, ठीक है। इसे पहले आप कहिए जम्बूद्वीप। क्या कहिए? जम्बूद्वीप। पंडित जी आते होंगे पूजा कराने तो कहते हैं जम्बूद्वीप भरतखंडे आर्यावर्त देश है, इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है, इसे आर्यावर्त कहा जाता है, इसे भारत कहा जाता है, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, इसे इंडिया कहा जाता है। तो हर नाम के पीछे अपना एक लॉजिक है। जम्बूद्वीप आप तब जान पाएंगे जब आप पैंजिया और पैंथालसा का डिवाइडेशन पढ़ेंगे, जब सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी आपको, तो बताएंगे पूरी दुनिया दो हिस्सों में थी, एक स्थल था एक जल था, स्थल पैंजिया थी, जल पैंथालसा था, स्थल टूट गया तो एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ आया, तो दक्षिण की तरफ जब आया ना तो वो एक द्वीप के रूप में था। तो भारत का जो प्राचीनतम अस्तित्व है एक आइलैंड की तरह है, एक द्वीप की तरह है, इसीलिए भारत को जो है एक द्वीप के रूप में जम्बू द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप कहा जाता है। दूसरा आर्यावर्त, भारत की वर्तमान जो सभ्यता चल रही है इसके विकास की शुरुआत आर्यों द्वारा की गई है, इसीलिए इसे आर्यों का देश आर्यावर्त कहा जाता है। भारत, ये आपके प्रश्न में है, भारत जनजाति के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, और ये किस वेद में इसका वर्णन है? तो ये है दोस्त ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना है। आकाश पासवान, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, ठीक है। मैं रहूंगा, इसे खत्म कर डालिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। मैं आपके साथ सदैव बना रहूंगा, और एनसीईआरटी आपके पास सबसे पहले 6, 7 और 8 की होनी चाहिए। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ डालें। कल कितनी बार? 3 से 4 बार। आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद सबसे पुराना है तो भारत भी मिल गया, ठीक है। ऋग्वेद में भारत जनजाति के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान ये क्यों कहलाया? हिंदुस्तान इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो अरबी और तुर्की आए, ये जो अरबी और तुर्की भारत में आए, ये अरबी और तुर्की सिंधु नदी पार करके आए। तो सिंधु वर्ड से ही निकला है हिंदू, सिंधु से ही ये अपभ्रंश है हिंदू का। तो सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले हिंदू नदी के, मतलब वहीं से टूट के बना हुआ है, वो है हिंदुस्तान। तो ये अरबियों और तुर्कियों के द्वारा दिया गया नाम है। और जब यूरोपीय आए तो इसी सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता है, तो इसी इंडस रिवर के आधार पर इसका नाम हो गया जो है क्या? इंडिया, ठीक। आई लव माई इंडिया। तो ये नाम भारत के ही हैं, अलग अलग कारणों से इसके ये नाम पड़े हुए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन किया है? यस, संकलन किया है। चलिए एक चीज मैं यहां और जोड़ रहा हूं, वेदों का, और मैंने और जोड़ दिया, और वेदों का संकलन किया है। मैंने अभी अभी बताया था कि वेदों का जो ज्ञान है
वो श्रुति ज्ञान, श्रुति परंपरा पर आधारित था, लिसनिंग परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। तो अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पीढ़ी में आ रहा है और इस ज्ञान को संकलित किया गया, कैलकुलेट किया गया, याद रखिएगा रचयिता नहीं, संकलन करता, ठीक है, इसे संकलित किया गया, कैलकुलेट किया गया, वो कैलकुलेट करने वाला आदमी कौन है? जल्दी से, बहुत से लोग आंसर डी कर रहे हैं, ऋषि व्यास। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम इनका दोस्त कृष्ण द्वैतायन है। क्या है नाम इनका? कृष्ण द्वैतायन इनका वास्तविक नाम है, लेकिन वेदों का संकलन किया इन्होंने, इसीलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। एनडीए लवर मैंने कई बार बताया, 6-7 की एनसीईआरटी पहले पढ़िए, पढ़ लीजिएगा 3-4 बार, तब फिर मुझसे मिलिएगा, ठीक है। चलिए, अभिषेक यादव आपको भी वही किताब। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? हम बात करें सबसे पहले ऋषि विश्वामित्र की, तो मिस्टर विश्वामित्र, जी हां, विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। इन्हें विश्व का प्रथम गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम गुरु माना जाता है। दुनिया का पहला गुरु कौन? गुरु विश्वामित्र। इन्होंने ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ऋग्वेद के 3rd, जी हां, तीसरे मंडल की रचना की है, और इन्हीं के द्वारा एक मंत्र रचा गया है जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। अब असली प्रश्न गायत्री मंत्र से सुनिए। गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है दोस्त, प्रश्न ये है, ये गायत्री मंत्र किसको, किस देवी या देवता, किस देवी या देवता को समर्पित किया गया है? चलिए, यहां पे अगर आप आंसर कर देंगे तो समझिए आपने आधा किला जीत लिया। चलें जल्दी से। मुकेश कुमार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको विद्याकुल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलिए, चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिलेगा, आप वहां से उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, गायत्री मंत्र किस देवी या देवता के लिए है या उनको समर्पित है? फटाक से आंसर करिए। आया भाई, मैं सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है? जी हां, विष्णु भगवान, शिव जी, वरुण देवता, ठीक है, आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया अभिषेक, तैयारी अपनी बनाए रखिए। एनडीए 1 के लिए अभी हम खड़े हैं, ठीक है, आने वाले समय में एनडीए 2 के लिए भी आएंगे। सूर्य देव का है, बहुत बढ़िया, हेलो नवी, यू आर राइट, ठीक है। ये जो है ये सूर्य देव को समर्पित है, और सूर्य देव के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द है सविता। सविता, ठीक है, सविता शब्द जो है ना वो सूर्य देव को ही डिनोट है, माता सरस्वती को नहीं है। एनडीए मोटिवेशन, ये जो गायत्री मंत्र है जो तीसरे मंडल में है ये सूर्य देव को समर्पित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला सवाल। चलिए, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? मैं उसी अथर्ववेद की बात कर रहा हूं जो जुड़ा है किससे? जो जुड़ा है आयुर्वेद से, जो जुड़ा है तंत्र मंत्र से, ठीक है, जो जुड़ा है चिकित्सा से, जो जुड़ा है, ठीक है, किससे? उपचार से। जी हां, ये अथर्ववेद आयुर्वेद का आप पहला ग्रंथ कह सकते हैं। इसे तंत्र मंत्र जादू टोना वसीकरण मारण उच्चारण होता है ना, पंडित जी नहीं बताते, बहुत से वो मार्केट में कलाकार मिलेंगे कि तुम्हारे बस में हो जाएगी वो, तुम्हारे बस में हो जाएगा वो, ये वाला जो मंत्र है ना वो यही अथर्ववेद में मिलता है। तंत्र मंत्र जादू टोना वसीकरण मारण उच्चारण यही मिलेगा। चिकित्सा, क्योंकि जब बीमारी बताओगे दोस्त तो उपचार भी बताना पड़ेगा। शेयर कर दे एक बार जल्दी से।
अपने सारे दोस्तों को बुला लो भाई, एनडीए में अगर इतिहास पढ़ना है, इतिहास बनाना है तो आ जाओ, आ जाओ डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पर। चलिए, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कितना, 20 चैप्टर में डिवाइड है, बहुत बढ़िया। अथर्ववेद की रचना किसने की है, मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, सॉरी इसकी रचना की है ऋषि अथर्वा के द्वारा, ऋषि अथर्वा इसके रचनाकार हैं। कौन, ऋषि अथर्वा इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वैदिक काल की राजनीति और प्रशासन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। वैदिक काल की राजनीति, वैदिक काल का प्रशासन। तो ये जो वैदिक समाज है, जो वैदिक समाज है, आपको पहले बता दें, ये वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज हो गया था, क्योंकि वैदिक समाज में ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पुरुषों की तुलना में कमजोर हो गई थी। नोट कर लीजिए इसे, ऋग्वैदिक काल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो स्थिति थी वो कमजोर हुई थी, लेकिन स्थिति अच्छी थी, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों को रचने वाली अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, तमाम ऐसी नारियां हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों को लिखती हैं। तो नारी की स्थिति अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आएगी यहां पर। तो पुरुष प्रधान समाज है, पहली बात, ठीक है। पर पुरुष प्रधान समाज है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वहां पर परिवार होगा। परिवार कैसे रहता था वैदिक समाज में, परिवार जो है ये संयुक्त रहता था। अब संयुक्त परिवार है तो क्या कहलाएगा, एक कुल कहलाएगा ना। संयुक्त परिवार एक कुल के तौर पर जाना जाता था, तो कई कुल मिल करके, ठीक है, क्या बन जाते थे, गांव। कई गांव मिलकर के क्या बन जाते थे, जन, और कई जन मिलकर के क्या बनेंगे, महाजन। ठीक है, महाजन का मतलब यहां राष्ट्र से है, कुल का मतलब यहां परिवार से है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर कबीला के लिए विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर वैदिक काल के समाज के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा समाज, उत्तर वैदिक समाज। चलिए, उत्तर वैदिक समाज की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक कब से कब तक माना जाएगा, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो टेन्योर है ये है उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में आपको मैंने बताया पहले कि पुरुष प्रधान समाज आपको देखने को मिलेगा। आपको वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित देखने को मिलेगी, तो महिलाओं की स्थिति बिगड़ी, बिल्कुल बात सही है। वर्ण व्यवस्था का आधार वंशानुगत जन्म के आधार पर हो गया, ये बात भी सही है। बाल विवाह अब मौजूद नहीं था भैया, बाल विवाह समाज की एक गलत परंपरा है, और धीरे धीरे ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में हम गलत परंपरा की तरफ बढ़ रहे थे, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाल विवाह मौजूद था, पर्दा प्रथा मौजूद थी, वेश्यावृत्ति मौजूद थी, ये सारी की सारी चीजें मौजूद थी। ठाकुर सुशील, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्यों भाई, है ना उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन समय कम है तो थोड़ा सा क्लास पर फोकस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है चलिए, कृषि मुख्य व्यवसाय था, बिल्कुल बात सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक वैदिक काल को आप क्या कहेंगे, प्रारंभिक वैदिक काल को आप कहिए ये ऋग्वैदिक काल। क्या किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टेन्योर क्या है, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में। कब से कब तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का टेन्योर है। यहां पर
पितृसत्तात्मक परिवार है, बिल्कुल सही। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, यही बात गलत हो गई, क्योंकि यहां महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में गड़बड़ जरूर है, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है। ठीक, महिलाएं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कर रही हैं, ऋग्वेद के मंत्रों की दृष्टा हैं वो, तो महिलाओं की स्थिति क्या है, अच्छी है, इसलिए यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए, वह कृषि में अभ्यस्त थे, बिल्कुल। बाल विवाह नहीं होते थे, ऋग्वैदिक काल में नहीं होते थे, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गए थे बच्चों के विवाह। अगला, किस वेद को मानव जाति के पहले आदेश, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमन के तौर पर जाना जाता है? मानव जाति का पहला आदेश, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्त? इसका उत्तर मिलना चाहिए, मैंने पढ़ाया है भी आपको। यस, बी सही है। तृप्ति तिवारी, सामवेद नहीं। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आप भी बता रही हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया, वंदना सिंह, ऋग्वेद विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, अगले सवाल पर अब बढ़ने से पहले अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे नेट नेट शायद कमजोर है, देखो। चलिए, अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म की। एक बात बताइए, थोड़ा सा अटक गया है। अच्छा, एक बात सिंपल सी बताइए कि जैसे समाज है, समाज में इतना बेहतरीन धर्म था, वेद था, तो आखिर इन नए धर्म की क्या जरूरत पड़ गई? प्रश्न तो उठेगा यार। ठीक, आप अपने घर पे अपने परिवार के साथ बड़े इत्मीनान से हैं, परिवार बहुत खुश है, और एकाएक गायब हो गए आप। ठीक, आप लापता हो गए तो गांव वाले, घर वाले, समाज वाले, पड़ोसी तो पूछेंगे ही कि आप गए कहां। तो अगर आप एनडीए में सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग पे चले गए हैं, तब तो परिवार बड़े गर्व से कहेगा कि ये जो हमारा बेटा एनडीए में सेलेक्ट हो गया, गया। ठीक लेकिन अब पता चला कि पड़ोसी से काफी विवाद करने के बाद नहीं, वही डायरेक्ट नहीं आएंगे मुकेश कुमार जी, मैंने एनडीए का पेपर सेट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उसके साथ जो कंटेंट बता रहा हूं वो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, मैंने एनडीए का पेपर नहीं सेट किया, हाँ वहां से सवाल बनेंगे, ये दावा है मेरा। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम नए धर्म की, कि समाज चल रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है, अपने रंग में चल रहा है, इस नए धर्म की जरूरत क्या थी? तो अगर इसका आप एनालिसिस करना चाहें तो यहां कर सकते हैं। ठीक, आप ऋग्वैदिक समाज को देखिए, आप सबसे पहले ऋग्वेद को देखिए। ऋग्वेद का टेन्योर क्या है? 1500 से लेके 1000 बीसी। इसके बाद आप देखिए उत्तर वैदिक का टेन्योर क्या है? उत्तर वैदिक का टेन्योर है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। ऋग्वेद के समय में ईश्वर की स्तुति की जाती थी, स्तुति की जाती थी, और मंत्र का उच्चारण, मंत्रों के द्वारा, कोई कर्मकांड नहीं था। यहां पर क्या हो गया? यहां पर कर्मकांड हो गया। अच्छा, कर्मकांड कैसे? कैसे कर्मकांड? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि नए धर्म की जरूरत थी या नहीं थी। हमारे एक गांव के भाई साहब थे, उन्होंने गाय पाली। गाय प्रॉपरली अच्छा खासा दूध देती थी, उनका जीवन उस गोपालन से चल रहा था। आदमी को, आप कोई भी जानवर पाल लें, उससे प्रेम हो जाता है, थोड़े दिन बाद उससे आपका लगाव हो जाता है। उन्होंने गाय को अपने पास रखा, गाय बूढ़ी हो गई। बूढ़ी जब हो गई तो चलने फिरने में सक्षम ज्यादा नहीं थी। उनको डर था कि कहीं ये किसी गड्ढे में ना गिर जाए, इसलिए उस गाय को वो बांध के रखते थे। क्या करते थे? गाय को बांध के रखते थे। एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने घर के बाहर से गाय ले जाकर के अपने गौशाला में बांध दी, और रात को गाय मर गई।
हमारे समाज के धार्मिक ठेकेदारों ने उनको आरोपित किया कि आपके ऊपर गौ हत्या लग गई क्योंकि आपने गाय को बांधा था। दोस्त मेरे ये बताओ, क्या गाय को सुरक्षित बांधना गलत था? उन्होंने तो अच्छी नीयत से किया, अच्छा काम किया कि गाय बूढ़ी हो गई है, किसी गड्ढे में गिर जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। उन्होंने तो बेहतरीन काम किया। लेकिन इस समाज के जो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक ठेकेदार थे, इन्होंने कहा आपके ऊपर गौहत्या लग गई है, आपको सोने की गाय बनाकर दान करना पड़ेगा, तब आप गौ हत्या से मुक्त होंगे। दोस्त मेरे बताइए, जिस व्यक्ति का जीवन इस गौपालन से चल रहा हो, गाय के मर जाने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अब उसको और भी नुकसान में डाल दो, सोने की गाय बना के दान दो। भाई साहब, धर्म का काम है लोगों को सही दिशा देना। धर्म का यह काम कदापि नहीं है कि लोगों को गलत दिशा दी जाए। तो धर्म जब आपको भ्रष्ट करने वाला हो, तब आपके उस धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस उत्तर वैदिक काल के कर्मकांडों के विरुद्ध एक आवाज खड़ी हुई, एक नहीं दो आवाज खड़ी हुई। एक आवाज गौतम बुद्ध ने खड़ी की बौद्ध धर्म के रूप में, एक आवाज महावीर स्वामी ने खड़ी की जिसे आप जैन धर्म के नाम से जानेंगे। चलिए यस चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं महात्मा गौतम बुद्ध। जी हाँ, इनका जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 663 बीसी में। इनके पिता राजा शुद्धोदन हैं जो शाक्य कुल से हैं, माता महामाया हैं, ठीक है। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण, अच्छा एक बात बताओ, सही अगर आपसे मैं ये प्रश्न करूं कि ये शाक्य कुल के राजा हैं और गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है लुम्बिनी नामक ग्राम के एक जंगल में, भैया इनकी माता जी जो रानी थी अपने साम्राज्य की, इस जंगलवा में क्या करने गई थी? प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न उठता है तो जवाब भी मिलता है। ये अपनी ससुराल से मायके जा रही थी, रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और एक बालक का जन्म हुआ, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, ठीक है, समस्या ज्यादा बढ़ गई और 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई, हमारे समाज में पुरानी परंपरा है कि यदि बच्चा है और मां नहीं है, उस बच्चे की मौसी है, तो अक्सर देखा जाता है मौसी का उस बच्चे से अगाध प्रेम और उसी मौसी को मां के रूप में प्राप्ति, ये दोनों काम यहां होगा। इनका पालन पोषण इनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी थी। बाद में इन्होंने इनके पिताजी से विवाह कर लिया, हो गई इनकी माताजी। तो जन्म महामाया ने दिया, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो बाद में मौसी से माता भी बनी, ठीक है। ये आगे लिखा भी है यार, माता की मृत्यु के पश्चात। तो ये तो हो गए गौतम बुद्ध। अब सामान्यतः राजा का बेटा है यार, जब पैदा हुआ तो कुलगुरु आए देखने बच्चे को देखने के बाद कुलगुरु ने इनके भविष्यवाणी की कि या तो यह व्यक्ति, यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जानते हैं? एक व्यक्ति ऐसा जो अपने राज्य के चारों दिशाओं को जीत ले, उसे कहते हैं चक्रवर्ती। और या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी आर्मी में हैं और तुम भी ये बोलो उनसे कि हम भी एनडीए की तैयारी करेंगे, भरोसा कर लो उनका सीना 56 इंच का नहीं 65 इंच का हो जाएगा, क्योंकि वो उसी विधा से आए हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति राजा हो, उसका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लायक हो, तो पिता तो सारा जोर लगा देगा। पिताजी ने इनका सारा जोर लगाया, इनको समाज से दूर रखा ताकि ये सामाजिक मोह माया में ना पड़े। जीवन इनका ऐश्वर्य से गुजरा, ऐसो आराम से। आपने सिख संबंध में पढ़ा होगा, इनका एक घोड़ा था कंथक,
18 हाथ लंबा था। एक दिन उस पे बैठे और निकल गए शहर घूमने। शहर में देखा एक बुढ़ा जा रहा है जो परेशान है, रो रहा है, दुखी है। एक व्यक्ति मर गया है जिसको लेकर के काफी लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, राम नाम सत्य है बोलते हुए, रोते बिलखते। ठीक एक बीमार व्यक्ति है जो परेशान है अपनी बीमारी से। एक सन्यासी है जो मस्त है अपनी दुनिया में। ठीक है, आग लगे बस्ती में मस्त रहे मस्ती में, वो मस्त था। इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये खुश क्यों है, तो उन्होंने बताया कि उसको कोई चिंता नहीं, का है ना, कुछ तो कारण है। इन्होंने इस बात को जानने का प्रयास किया कि संसार में दुख क्यों है, आखिर इस दुख से कैसे निवारण मिलेगा, और उसी दुख के कारण की खोज करने के लिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की आयु में इनकी शादी हो गई यशोधरा से। इनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? सत्य जानना था। कक्षा 10 में है यस संजय। बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किए जाने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध बचपन से लेकर बड़े होने तक इनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी इंसिडेंट हैं उसे किसी न किसी चिन्ह से दिखाया जाता है। जैसे जब ये अपने माता के गर्भ में आए तो इनकी माता महामाया को एक सपना आया था कि हमारे गर्भ में सफेद हाथी प्रवेश कर रहा है। सपना आया था, उन्होंने बताया, तो उसे जो है श्वेत हाथी से, लव यू विमल जी। और फाइनली क्या कहते हैं, उसके बाद जब जन्म हुआ तो कमल खिला, कमल जैसा स्वरूप था इनका, तो कमल से, ठीक है, घर छोड़े तो घर से घोड़े से निकले थे। गृह त्याग जब किया तो घोड़े से, गृह त्याग की घटना को घोड़े से, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण उसे कहा जाता है, महानिष्क्रमण को एक चिन्ह से डिनोट किया जाता है। फिर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो चक्र से, और जब दुनिया छोड़ दिए गए तो स्तूप से, हर चीज को चिन्हित किया गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। 29 साल की अवस्था में घर छोड़े। घर छोड़ के जाते कहाँ हैं? टाइम थोड़ा सा है, हाँ है, थोड़ा सा इंटरेस्ट, इस क्लास को एक कहानी बनाते हैं दोस्त। एक राजा का बेटा मतलब राजकुमार, कोई राजकुमार घर छोड़ेगा तो क्या फटा हुआ कपड़ा पहने रहेगा? नहीं, वो राजकीय वस्त्र में रहेगा। किस में रहेगा? राजकीय वस्त्र में। अब राजकीय वस्त्र में घोड़े से निकला हुआ बालक अगर भीख मांगने जाए तो क्या होगा? क्या देगी जनता उसे? उसे भगा देगी जनता। इसलिए ये सबसे पहले अपने राज्य की एक नदी थी, अनोवा नदी, ठीक है, वहां गए, वहां पर अपना सिर मुड़वाया, राजकीय वस्त्र त्यागे, घोड़ा छोड़ दिया, और वहां से ये राजकीय वस्त्र छोड़ करके कसाय वस्त्र पहना। क्या पहना? भिक्षुकों का कपड़ा। और हरि राम करते करते आगे निकले, एक आम की बगिया में गए। फिर उसके बाद इन्होंने अलार कलाम के आश्रम में अपना स्थान बनाया। कहां पर? अलार कलाम। अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, जिन्हें वेदांत का अच्छा ज्ञान था। थोड़े दिन में उनसे सारा ज्ञान ले लिया। बोले और सिखाओ, तो कहे हमारा जो था हमने तुमको दे दिया, तुम भी पढ़ाओ। तो कहे पढ़ाने थोड़ी आए थे, हम तो सत्य खोजने आए हैं, सत्य मिला नहीं, इसलिए बाय बाय टाटा हम चले। वहां से भी चल लिए, आगे बढ़े वैशाली की तरफ, ठीक है। वहां पर निरंजना नदी के किनारे, जी हाँ, इनके जन्म से जुड़ी हुई सारी घटना, जन्म कमल और शाण से, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान पीपल के वृक्ष से, निर्वाण पद चिन्ह से, मृत्यु स्तूप से जैसा दिखाया जाता है, ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और बौद्ध संघ की स्थापना की। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और फिर बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणियां रहती थी, ठीक है। इनका मन था कि बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को एंट्री ना दी जाए, लेकिन इनके प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंद, बड़ा प्रेशर किया इन्होंने। तब इन्होंने सबसे पहले अपनी वही मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में शरण दिया। दूसरी महिला जो थी वो यशोधरा इनकी पत्नी थी, जिन्हें बौद्ध धर्म में शरण मिली। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी चतुर्वेदी।
तो ये धीरे धीरे महिला पुरुष दोनों रहने लगे। 483 बीसी, कब? 483 बीसी। 483 बीसी में इनका जीवन समाप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने अपने जीवन में जो संघ स्थापित किए थे, सारनाथ में उपदेश दिया था, तो सारनाथ के अतिरिक्त तमाम जगहों पर इन्होंने अपने ज्ञान का की ज्वाला जो है भड़काई थी, ज्ञान का दीपक दिखाया था। तो इनके उपदेश और बौद्ध संघ का नियम, ये दोनों बनाना जरूरी था। इसलिए तत्काल बौद्ध समुदाय के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। क्या बुलाई गई? एक मीटिंग बुलाई गई, जिसे हम कहते हैं पहली बौद्ध संगीति। कब होती है? 483 में। कहां पर होती है? राजगृह में। ये चारों पढ़ लीजिए, एक सवाल एनडीए में पक्का फंसेगा, दावा करता हूं, हर साल पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करते थे और राजा उस समय अजात शत्रु था, हर्यक वंश वाला। ठीक, तो ये पहली बौद्ध संगीति हुई। इस पहली बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथ 2 लिखे गए। एक का नाम है सूक्त पिटक। कौन सा? सूक्त पिटक। और दूसरे का नाम है विनय पिटक। दूसरा कौन सा? विनय पिटक। सूक्त पिटक में गौतम बुद्ध के दिए हुए उपदेश लिखे गए और विनय पिटक में संघ जो बना था उस संघ के नियम लिखे गए। संघ के नियम और उपदेशों का कैलकुलेशन हो गया पहली बौद्ध संगीति में। और इसमें सबसे बड़ा रोल आनंद और उपाली का था। आनंद जो इनके प्रिय शिष्य थे और उपाली भी इनके प्रिय शिष्यों में गिने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 100 साल बाद, 383 बीसी में। 383 ठीक है, ईसा पूर्व में। कहां पर? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? शबाकामी। शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, सिर्फ का नहीं, कालाशोक। ठीक है, और लोकेशन वैशाली, प्रेसिडेंट शबाकामी और शासक है कालाशोक। इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ यार? एक बात बताओ, 100 साल से किसी परंपरा को लगातार चलाया जा रहा है, तो क्या उसमें योगेश शर्मा जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, राधे राधे, उसमें परिवर्तन आएगा? उसमें कुछ चेंजेस लाने के प्रयास किए जाएंगे? कुछ नई बातें उभर करके आएंगी या नहीं आएंगी? 13 अप्रैल को है रिया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये 21 दिन आप विद्याकुल के साथ गुजारिए, आपको अपना रिजल्ट बेहतर मिलेगा। मेरा नाम हरीश राजपूत राजेंद्र दुबे है। ठीक है, तो फाइनली मैंने कहा 383 मतलब 100 साल बाद परिवर्तन आएगा, बदलेगा। जी हां, तो 2 विचारधारा मिल गई। एक तो वो लोग जो अस्थाविर थे, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज फॉलो करना चाहते थे। दूसरे वो लोग जो परिवर्तन चाहते थे। तो एक नई परंपरा उभर के आई, अस्थाविर समुदाय, इसी दूसरी बौद्ध संगीति में। अगले तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी में होती है। कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन है? मोगलपुत्र तिष्य। और राजा कौन है? अशोक। ये वही अशोक है मौर्य वंश वाला। कौन सा? मौर्य वंश वाला। और इसके समय में बौद्ध धर्म पर एनालिसिस हुई। क्या हुई? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के उपदेशों पर एनालिसिस की गई। तो जब किसी की एनालिसिस करके उसका निचोड़ निकालते हैं तो वो कहलाता है दर्शन। क्या कहलाता है? दर्शन। तो त्रिपिटक में सूक्त पिटक पहले बन गया था, विनय पिटक उसी के साथ बना। अब तीसरा पिटक बनेगा अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक इसी समय लिखा गया, जिसमें बौद्ध धर्म का निचोड़, जिसे बौद्ध दर्शन कहेंगे। याद रखिएगा। तो सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों किताबों को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। यही बौद्ध धर्म की मुख्य ग्रंथ है।
योगेश शर्मा, पेपर 13 को है, बिल्कुल है। देखो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। जज्बा जिंदा रखिए, हौसला बनाए रखिए, ठीक। वक्त जब आपके पक्ष में होता है ना, तो कुछ भी संभव होता है। कितना भी पढ़ के जाओ यार, एग्जाम में 20 सवाल वही आएंगे जो आपने नहीं पढ़े थे। एग्जाम में कभी कभी 20 वही सवाल आएंगे जो आपने नहीं पढ़े, तो क्या करोगे? इसलिए छोड़ो। आज से मैं प्रयागराज से हूं पंडित जी, आज से अपनी शुरुआत मानिए। और जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ आलोक, आज से शुरुआत मानिए और लग जाइए। क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या पढ़ा, क्या छोड़ दिया, छोड़िए उसे। आज से लगिए और टारगेट रखिए 13 अप्रैल। चलिए बात करते हैं। तो ये त्रिपिटक बना, सूक्त पिटक, विनय पिटक पहली में बन गया था, और अभिधम्म पिटक तीसरी में बना अशोक के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई। कहां पर? कुंडलबन में। कुंडलबन कहां है? ये है कश्मीर में, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और अश्वघोष। राजा कौन था? कनिष्क, ये वही कनिष्क है कुषाण वंश वाला, ठीक। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बंट गया, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक। गौतम बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। तो हीनयान वो थे जो बुद्ध के उपदेश पालन करते थे, बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। और महायान के लोगों ने बुद्ध को भगवान बना दिया। क्या बना दिया? बुद्ध को भगवान बना दिया। गौतम बुद्ध क्या हो गए? देवता हो गए। जी हाँ, गौतम बुद्ध क्या हो गए? देवता हो गए। चलिए, तो फाइनली बुद्ध को भगवान। प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध को देवत्व कब मिला? वो देवता कब बने? चौथी बौद्ध संगीति में बने, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन किन दो समुदायों में हुआ? हीनयान महायान में हुआ। कब हुआ? चौथी बौद्ध संगीति में, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा जैन धर्म की कर लें। इसी के पैरेलल जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म इसके पहले अस्तित्व में था, क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव जिया, उनका वर्णन जो है ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक। उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो ये जैन जो परंपरा रही है ये वैदिक काल से रही है, लेकिन ये उभर के कब आई? महावीर स्वामी के समय में। महावीर स्वामी मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी बीसा पूर्व, ठीक है। तब जब आपके वैदिक धर्मों में काफी समस्या आ गई, तो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिनका मतलब है विजेता। फाउंडर है ऋषभदेव। महात्मा यहाँ के निर्ग्रंथ कहलाते थे। पहले तीर्थंकर, ये तीर्थंकर परंपरा का की व्यवस्था रही है, ऋषभदेव थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 3 के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। पहला ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24वें महावीर स्वामी। ये 3 नाम तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अब देखिए, इनसे पूछा जाता है ये कहां से थे, तो ये अयोध्या से संबंधित थे। पार्श्वनाथ कहां से थे, तो पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे, और ये वैशाली के थे ही। इनके बारे में तो भी इनकी जन्म कुंडली निकालेंगे ही। जी हाँ, ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा सुसेन के बेटे थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। पार्श्वनाथ वाराणसी में जन्म अनुयायियों को चतुर्थायन शिक्षा का पालन करने को कहा, ठीक है। चतुर्थायन 4 व्यवस्थाएं इन्होंने बनाई, ठीक है। ब्रह्मचर्य को छोड़ करके सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 4 बातें इन्हीं की बताई हुई हैं। बाद में उसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ठीक है। अब चतुर्थायन शिक्षा क्या है? सत्य, सदैव सच बोलना, अहिंसा,
हिंसा से परहेज रहना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। जी हाँ, तो ब्रह्मचर्य इसका 5वां व्रत है। ठीक, किसका? जैन धर्म का। तो महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो 599 बीसी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? कुंडग्राम, कुंडलपुर, वैशाली। पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान। माता त्रिशला थी, विदेहता कहा जाता है इन्हें। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी ये। ठीक, आगे बढ़िए। बचपन का नाम वर्धमान था। शादी हुई यशोदा से, कुंडियन गोत्र की कन्या थी। एक बेटी पैदा हुई अनुज्जा, जिसकी शादी जमाली से हुई। जमाली इनके दामाद थे। इनकी मृत्यु 527 में 72 साल की उम्र में होती है। ठीक है, पावापुरी में। तो ये हैं पूरे पूरे महावीर स्वामी। अब इनके जीवन में परिवर्तन देखिए। ठीक है, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में आने पर इनके बड़े भाई जब अब इनके साम्राज्य, इनके पिता के कुल के मुखिया बने या राजा आप कह सकते हैं, तो इन्होंने अपने भाई से इजाजत ली कि भाई साहब सांसारिक जीवन मैंने जी लिया, ठीक, अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूं। तो इन्होंने उनसे इजाजत ली और 13 साल की कठिन तपस्या की इन्होंने। और जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे, या 2 चीजें याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्हें किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है? ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन ग्रंथ में इन्हें कैवलिन कहलाया गया, कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, और पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में ये लग गए। जी हाँ, अब बताइए, सूक्त पिटक जिसकी रचना पहली बौद्ध संगीति के समय हुई थी, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश, चिकित्सकों आदि के अल्प संग्रह शामिल हैं। सूक्त पिटक कई निकायों में बटा हुआ है, 5 निकाय हैं इसके। तो ये सारे के सारे हैं। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और चिकित्सकों आदि से जुड़ा हुआ संग्रह किसमें शामिल है? हिंदी इंग्लिश दोनों में या मास्टरमाइंड? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा खुड्डका निकाय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विनय पिटक का हिस्सा नहीं है? सूक्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ के नियम बताए गए हैं। संघ के नियम, वो संघ जो गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, उस संघ का नियम बताया गया है कि वो संघ कैसे चलेगा, कौन उसमें शामिल होगा, कौन उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्युत्तारा। क्या है करेक्ट आंसर? अंग्युत्तारा। अगला सवाल आपका यह है, किसने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया? दूसरे बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 बीसी में। और 383 बीसी में कौन इसका संरक्षण करेगा? पहले का तो अजातशत्रु था, अजातशत्रु पहले का, अशोक तीसरे का, कालाशोक जो है ये दूसरे के हो जाएंगे, दूसरे का कनिष्क चौथे का। तो करेक्ट आंसर होगा कालाशोक। अगला सवाल आपका, महावीर ने किस भाषा में अपना पहला उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस भाषा में? क्योंकि भैया पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी, या तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था या तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपना पहला उपदेश दिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सारनाथ या कुंडलवन? चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर। और कब? 1st सेंचुरी में स्थापित की गई थी। और इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। अगला सवाल, आजीवक क्या है? तो आजीवक जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। क्या है? आजीवक जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जैन दिगंबर का विभाजन संरक्षित किया गया। तो जैन धर्म भी अपने विचारधारा के आधार पर श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, श्वेतांबर
और दिगंबर में विभाजित हो गया। तो दिगंबर का विभाजन संरक्षित किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। चलिए बताइए जल्दी से, या भद्रबाहु के द्वारा। तो भद्रबाहु का संबंध दिगंबर से है और श्वेतांबर का संबंध है स्थूलभद्र से। किससे है? स्थूलभद्र से, याद रखिएगा। तो ये श्वेतांबर से जुड़े हुए हैं। श्वेतांबर वो लोग थे जो पार्श्वनाथ के विचारों को मानते थे, सफेद कपड़ा पहनते थे। और दिगंबर वो लोग थे जो भद्रबाहु के समर्थक थे, महावीर स्वामी के विचारों को मानते थे और नग्न अवस्था। ठीक है, टैग का लिंक पिन कर दिया। ओके शगुन सिंह जी, पीडीएफ का लिंक आप को मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? मैंने आपको शुरू में बताया 18 हाथ लंबा इनका घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। अगले सवाल पे, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है? तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे प्रतीक मैंने बताया। जन्म हुआ कमल से, ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, और इनकी मृत्यु का संबंध है स्तूप से, क्योंकि मृत्यु के बाद इनके जीवन में इस्तेमाल। तो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्तूप। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का नाम? ऋषभ देव जहां जहां है वहां पकड़ लीजिए। तो ऋषभ देव यहाँ हैं, इनके साथ महावीर हैं। ऋषभ देव यहाँ हैं, इनके साथ अरिष्टनेमी है, पार्श्वनाथ, महावीर। तो यहाँ पर देखिए, महावीर का नाम तो ऋग्वेद में आना ही नहीं है, बहुत बाद के हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर निंजा टेक्निक से निकालेंगे तो अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का वर्णन है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 16 महाजनपद पर। तो 16 महाजनपद, देखिए मैंने कहा कि समाज की प्राथमिक इकाई परिवार रही, परिवार से कुल बना, कुल से जन बना, जन से जो है महाजन बना। तो जिस प्राचीन भारत की हम बात करते हैं, इस प्राचीन भारत के जो ग्रंथ हैं, जैसे अंग्युत्तर निकाय, ठीक है, अंग्युत्तर निकाय, ठीक, अंग्युत्तर निकाय अंग्युत्तर निकाय और साथ साथ भगवती सूत्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि 6ठी शताब्दी बीसी में, कब? 6th सेंचुरी बीसी में कुल 16 महाजनपद थे। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त, वो ये कि ये महाजनपद की राजधानी क्या थी? पहला प्रश्न, इनका विस्तार कहां पर था? तो बस इसी पर चर्चा करेंगे इस क्लास में, क्योंकि समय कम है। यस मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले 16 महाजनपद में हम बात कर लें अंग की। अंग की राजधानी विस्तार जो है ये भागलपुर, मुंगेर मतलब बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। और इसकी राजधानी चंपा थी। मगध जो सबसे शक्तिशाली बनकर के उभरा, ये भी बिहार में है। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र पटना और गया है। काशी आपको बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी, ठीक है, इसकी राजधानी है। कौशल अवध का क्षेत्र है, यूपी में। ठीक है, साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी है। वज्जी ये भी बिहार में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर दरभंगा का क्षेत्र है। वैशाली इसकी राजधानी है। मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पावापुरी या कुशीनगर इसकी राजधानी है। चेदी बुंदेलखंड ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। यूपी प्लस एमपी वहां विस्तारित है। शक्तिवती या शक्तिमती राजधानी है। वत्स इलाहाबाद कौशाम्बी क्षेत्र, तो यूपी में इसका विस्तार है। कौशाम्बी इसकी राजधानी है। कुरु मेरठ दिल्ली थानेश्वर, तो ये कहां पर पाया जाएगा? ये यूपी के साथ साथ हरियाणा में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, वही इंग्लिश में है टोटल, फिर हिंदी में आ जाते हैं। पांचाल की बेटी थी ना पांचाली, पांचाल कहाँ है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये कहां पर है? यूपी में। अहिछत्र और काम्पिल इसकी राजधानी है। मत्स्य अलवर, भरतपुर, जयपुर कहां पर? राजस्थान, जी हाँ राजस्थान में है। विराटनगर इसकी राजधानी है। सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल, मथुरा वाला, जहां बरसाना वाली होली की गई, लठ मार ले लठ ले लठ। जी हाँ, गांधार पाकिस्तान में होगा। संजय राजपूत गांधार पे आएंगे।
गांधार, पेशावर, रावलपिंडी, ठीक है। मत्स्य, मथुरा इसकी राजधानी है। अस्मक, गोदावरी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही है अश्मक, जिसका क्षेत्र गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र के क्षेत्र में होगा। पोटली या पोतन इसकी राजधानी है। अवंती, आधुनिक मालवा का क्षेत्र, महिष्मती और उज्जैनी, ये मामला है मध्य प्रदेश का। गांधार की बात करें तो ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, पेशावर और रावलपिंडी, तक्षशिला इसकी राजधानी है। कंबोज, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान का विस्तार है, तो हाटक और राजपुर इसकी राजधानी है। तो 16 महाजनपद। पटेल, यूपी 70, इलाहाबाद की में इलाहाबादी का जो अक्खड़पन है वो जाता नहीं है ऐसा। चलिए तो बात करते हैं हम अब इन 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपदों में मगध की। इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर के उभरा कौन? मगध। क्यों सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ उसका कारण जानिए। इधर से आ रही है गंगा, इधर से जा रही है सोन, ठीक। इसी गंगा और सोन नदी के संगम पर है, तो दो तरफ से जल दुर्ग मिल गया, पानी के दुर्ग की सुरक्षा, और ऊपर से 2 नदी के मैदान मिल गए, ठीक है। प्रॉपरली यहां पर जंगल था, तो मगध में हाथी पर्याप्त पाए जाते थे, लोहा पर्याप्त पाया गया, कृषि पर्याप्त मात्रा में यहां हुई, और जल दुर्ग के रूप में भौगोलिक स्थिति अच्छी रही। तो हाथी युद्ध में, लोहा, कृषि और युद्ध दोनों में, ठीक है, कृषि के लिए मैदान, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी, ठीक है। योगेश शर्मा, आप भी सुल्तानपुर से हैं, स्वागत है। चलिए, आई एम फ्रॉम इंडिया, यस। वीरू, आर्या, झांसी, तो यस, हम सब भारत से हैं। मुसाफिर सफर। चलिए, तो ये जो है, ये कारण था कि मगध जो है बेहतर कंडीशन में निकला। तो इस मगध को आप देखते हैं, मगध में सबसे पहले किस राजवंश ने अपनी सत्ता जमाई? तो पुराणों की बात करें तो मगध में सबसे पहले बृहद्रथ वंश बना था, ठीक है। जरासंध के पिता थे बृहद्रथ, महाभारत में इनका वर्णन है, ठीक है। राजगृह या गिरिब्रज इनकी राजधानी थी, ठीक है। राजा इस वंश में 10 हुए। जरासंध जिसका वध जो है भीम ने मल्ल युद्ध में किया था, वो इसके सबसे जो है प्रतापी सम्राट थे। कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार गिरा था। वही जरासंध को जब फाड़ के फेंकते तो फिर वो जुड़ जाता था, ठीक है। जरा नाम की राक्षसी द्वारा इसको मिलाया गया था, ठीक है। ये 2 पार्ट में पैदा हुआ था। तो ये सारी कथा कहानियां हैं इसकी, सुनेंगे कभी मोहब्बत से। तो उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इसका अंतिम राजा रिपुजन था। ये हाइपोथेटिकल कहानी है, इस पर साक्ष्य का अभाव है, इसलिए हम भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन जहां बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है तो वो वर्णन मिलता है हर्यक वंश का। 544 से 412 बीसी तक इस वंश ने शासन किया। फाउंडर बिंबिसार है। 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बनता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी है, महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी है, ठीक है। प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। और साथ ही साथ बात करें तो इसके बाद जो अगला वंश आया वो शिशुनाग वंश आया। संस्थापक शिशुनाग था, लिच्छवी राजा की वेश्या की पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार क्षत्रिय माना गया है। मगध की राजधानी इसने पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर दी। अवंती और वत्स संघ पर अधिकार कर लिया। गिरिब्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया और 394 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है 344 बीसी में और 324 बीसी तक रहता है। स्थापना महापद्म नंद करता है। पुराणों में महापद्म नाम कहा गया। महापद्म मतलब जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसके पास बहुत विशाल सेना है, जो कमल व्यूह बना दे सेना। वो आपने देखा ना, द्रोणाचार्य ने वो चक्रव्यूह बनाया था, त्रिशूल व्यूह आपने बाहुबली में देखा था। तो ऐसे ही युद्ध की एक काव्यू होती है कमल व्यूह, जो कमल व्यू बना दे, ठीक है। महाबोधि वंश कलिकांश माना जाता है। सर्वछत्रांक माना गया, दूसरे परशुराम का अवतार माना गया इसे, ठीक है। अंग मगध के दक्षिण पूर्व में स्थित था, इसकी राजधानी थी। चलिए फटाक से आंसर करिए। अंग जो है ये मगध के दक्षिण पूर्व में स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती या काशी? फटाक से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त चंपा,
ठीक है, आगे बात करते हैं, किस बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बौद्ध धर्म है अंग्योत्तर निकाय, जिसमें बताया गया है 16 महाजनपद। ऐसा ही एक जैन ग्रंथ भी है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद बताया गया। आपको बताएं पातंजलि का, ठीक है, एक पातंजलि कह रहा हूं मैं, हाँ, ऋषि पातंजलि की एक किताब है, उसमें उन्होंने 40 ग्रंथों की बात की है, ठीक है। और महाभारत की अगर बात माने तो महाभारत में 250 महाजनपद का वर्णन किया गया है। महाभारत में 250 महाजनपद है। यस यस, ऑफिशियल जिंगरी स्टूडेंट, ये जीएटी के लिए, जी हाँ। बीसी, देखिए इतिहास को बांटना है तो देखिए हम ग्रेगरियन कैलेंडर को मानते हैं, ठीक है। ग्रेगरियन कैलेंडर का जन्म होता है ईसा के जन्म से, ईसा के जन्म के पहले इसे कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जो 0 से पहले आएगा। और जब ईसा का जन्म हो गया तो एडी उसे कहते हैं, एनो डोमिनी मतलब ईसा का समय, ईसा का समय। अब ईसा पैदा हुए तो तुरंत तो मर नहीं जाएंगे, सरवाइव करेंगे, उनके द्वारा जो विचार है, ठीक है, वो आगे आएगा। तो इसे बीसी बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी एडी कहा जाता है। तो ये बीसी और एडी, ठीक है, मिल गया दोनों कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अंग्योत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 16, ठीक। आगे, काशी महाजनपद कहां पर स्थित है? काशी, जिसकी राजधानी क्या है? वाराणसी, वाराणसी, जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो कहां पर होगा? यूपी में। 6वीं शताब्दी का मत्स्य महाजनपद कहां स्थित है? ठीक है, 6वीं शताब्दी का मत्स्य महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मत्स्य कहाँ है भाई? राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहिलखंड। 6वीं शताब्दी में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में, ठीक है, जयपुर अलवर का क्षेत्र है, वही यही होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वज्र महाजनपद कहाँ पे स्थित है? वज्र महाजनपद बिहार में होगा दोस्त। अगले सवाल पे आते हैं, महाजनपद अवंती के उत्तरी भाग की राजधानी। अवंती 2 भागों में विभाजित था, अवंती 2 भागों में, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो उत्तरी का की अवंती थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन होगी, दक्षिणी अवंती की राजधानी होगी महिष्मती, वही बाहुबली वाली महिष्मती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अवंती महाजनपद का वर्तमान आधुनिक स्थान क्या है? मध्य प्रदेश, कहीं दिखाई दे रहा है? अवंती मतलब मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, विराटनगर, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की? ये यक्ष प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान समय में पटना नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्तमान समय में पटना नाम से जाना जाता है, इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? यस, प्रियांशु दुबे जी, आप बनारस से हैं। पाटलिपुत्र, पटना, देखिए पटना की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना, स्थापना करने वाला व्यक्ति दूसरा है, राजधानी बनाने वाला व्यक्ति दूसरा है। तो स्थापना की अजात शत्रु ने, अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। अजात शत्रु के बाद इसका बेटा राजा बनेगा उदयन, इसका बेटा राजा बनेगा उदयन, ठीक है। तो उदयन बनेगा शासक। उदयन जब शासक बनेगा तो उसे अपनी राजधानी बना देगा, ठीक है। तो आज के सफर को हम लोग यहीं पर जो है विराम देंगे। हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। हाँ, एक बार फिर बताऊंगा कि नो डाउट कठिन डगर है, समय कम है, लेकिन अगर पूरी ऊर्जा, पूरी ईमानदारी से अगर हम अपने इस लक्ष्य को तय करने की कोशिश कर लें, इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर लें, अपने सफ़र को तय करने की कोशिश कर लें, तो असंभव कुछ भी नहीं है। फिर कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
बता तेरी रजा क्या है। तो मेरी आपकी मुलाकात, ठीक है, परसों होगी। कल आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वीरू, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 21 दिन आप अपने मुझे दे दीजिए, ठीक है। आपके जीवन में खुशियां लाने का दायित्व जो है वो विद्याकुल का होगा। ओके, बाय, टेक केयर, जय।